दोस्तों वैसे तो चाइना और ताइवान आज की तारीख में बिल्कुल अलग अलग दो देश हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था क्योंकि इतिहास में चाइना ही ताइवान था या कह सकते हैं ताइवान ही चाइना था, जिस वजह से चीन आज भी ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहता है। लेकिन ये बात कटु सच है कि जब ताइवान चाइना का हिस्सा था तब जो लोग चाइना में रहते थे वो लगभग लोग आज ताइवान में मर चुके हैं और जो युवा पीढ़ी है वो ताइवान में ही जन्मी है, इसलिए वो ताइवान को ही अपना देश मानती है क्योंकि ताइवान एकदम खुले विचारों वाला देश है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसके कारण ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है। वैसे आपको बता दें कि चाइना और ताइवान का ये विवाद भारत की आजादी के तुरंत बाद से ही चला आ रहा है, यानी 1939 से। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस विवाद को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से आज चीन और ताइवान का रिश्ता आज इतने तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। वैसे दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तनावपूर्ण स्थिति में आप किसे अपना समर्थन देंगे, धोखेबाज चाइना को या ताइवान को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इतिहास की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1894 में, जब चीन पर क्विंग वंश का शासन चलता था। क्विंग वंश के जो राजा थे वो शक्ति के मामले में अन्य देशों के मुकाबले थोड़े कमजोर थे और इसी बात का फायदा उठाकर जापान ने 1894 में चीन पर हमला कर दिया था और चीन के कई राज्यों, समुद्री क्षेत्रों और द्वीपों को अपने अधिकार में ले लिया था। चीन के हारने के बाद क्विंग वंश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन उस समय चीन में एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम सुन येट सेन था। सुन येट सेन ने बिखरे हुए चीन को फिर से एक करने के लिए साल 1912 में क्वाइमोनतंग पार्टी का गठन किया। सुन येट सेन चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने में काफी हद तक सफल रहे, लेकिन साल 1925 में उनकी मृत्यु हो जाने से उनकी पार्टी दो हिस्सों में बट गई और यहीं से चीन और ताइवान के विवाद का जन्म हुआ। सुन येट सेन के मरने के बाद क्वाइमोनतंग पार्टी के दो हिस्से हो गए, पहला नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी। उस समय नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चिंग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडोंग थे। नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। जहां एक और नेशनलिस्ट पार्टी चीन में लोकतंत्र लागू करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी चीन में पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी एक तंत्र को लागू करना चाहती थी। नेशनलिस्ट पार्टी का कहना था कि अपने योग्य नेता का चुनाव करने का पूरा हक जनता के पास होना चाहिए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जनता को कोई भी हक नहीं देना चाहती थी। इन्हीं कारणों की वजह से दोनों पार्टियों में आपसी मतभेद हो गया, जिसका परिणाम साल 1927 में संघाई नरसंहार के रूप में देखने को मिला और दोनों पार्टी के आपसी मतभेद के कारण नेशनल पार्टी के समर्थक साल 1927 में संघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों को मारने लगे, जिस वजह से इस लड़ाई में भीषण नरसंहार हुआ। संघाई जेनोसाइड के फलस्वरूप चाइना में गृह युद्ध छिड़ गया। अलग अलग पार्टियों के लोग एक दूसरे को मारने लगे, जिस कारण चाइना का ये सिविल वॉर लगभग 23 वर्षों तक चला। और वहीं जापान ने एक बार फिर चीन के गृह युद्ध का फायदा उठाया और फिर से चीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये देखकर नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने समझौता कर लिया और जापान को चाइना से भगाने के लिए उससे युद्ध करने लगे। लेकिन जापान उस समय एक शक्तिशाली देश था। इन दोनों पार्टियों के हमले का जापान पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जापान की किस्मत काफी खराब थी क्योंकि जिस वक्त सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे उसी वक्त दूसरा वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था और दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान पर परमाणु बम का हमला हुआ और जैसे ही जापान पर परमाणु अटैक हुआ, चीन के सभी हिस्से जापान की कैद से आजाद होकर चीन में वापस आ गए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी रूस से मिलकर एक बार फिर नेशनलिस्ट पार्टी पर हमला करने लगे। इन हमलों से डरकर साल 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी के नेता और कुछ समर्थक लगभग 20 लाख लोगों के साथ एक अज्ञात द्वीप पर चले गए, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। नेशनलिस्ट के जाने के बाद साल 1949 में चाइना ने अपने आप को पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट राष्ट्र घोषित कर दिया। हालांकि कुछ सालों बाद चीन और ताइवान में फिर से वन चाइना पॉलिसी को लेकर विवाद छिड़ गया, जो अब तक चला आ रहा है। दरअसल ताइवान पूरी तरह से सुन येट सेन के विचारों से चल रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बताया और कहा कि चीन उनका ही भाग है जो किसी कारणवश उनसे बिखर गया है, लेकिन वो लोग एक न एक दिन पूरे चीन को अपने अंडर में जरूर लाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेनलैंड चाइना यानी कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहने लगी, क्योंकि कम्युनिस्टों का कहना था कि ताइवान उन्हीं का राज्य है जिसे वो एक न एक दिन चाइना में मिला लेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1971 तक यूएनओ में मेनलैंड चाइना को कोई मान्यता ही नहीं दी गई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ में ताइवान को ही पूर्ण चाइना माना जाता था, लेकिन साल 1971 के बाद से चीजें बदलने लगी। साल 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मेनलैंड चाइना को ही ओरिजिनल चाइना बताया और ताइवान को यूएनओ से निकालकर उसकी सीट
सीट चाइना को दे दी, जिसकी वजह से 1979 में ताइवान की यूएनओ से आधिकारिक मान्यता पूरी तरह खत्म हो गई और तभी से ताइवान का पतन शुरू हो गया। लेकिन वर्तमान में ये दोनों राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र है। फिर भी चीन का कहना है कि ताइवान हमारा ही एक विद्रोही राज्य है। आज भी चीन किसी भी देश से व्यापार करने से पहले उस देश से वन चाइना पॉलिसी पर साइन करने को कहता है और इस पॉलिसी के अनुसार चीन एक राज्य है और अगर कोई भी देश हमसे व्यापार करता है तो उसे ताइवान के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को तोड़ना होगा। हालांकि इस समय दुनिया के अधिकतर देश टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना पर ही निर्भर है, इसलिए वो सभी देश ताइवान को अपना कोई सपोर्ट नहीं देते हैं। हालांकि कुछ गिने चुने छोटे मोटे देश ही हैं इस समय जो ताइवान को अपना सपोर्ट देते हैं, लेकिन चीन उन्हें भी अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करता रहता है। क्योंकि भले ही इस समय ताइवान एक मान्यता प्राप्त देश ना हो, लेकिन इस देश की जीडीपी इस समय दुनिया में काफी बेहतर है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो ताइवान चीन से भी काफी आगे है। लेकिन चाइना के वन चाइना पॉलिसी के स्वीकार करने के कारण आज ज्यादातर देश ताइवान के साथ व्यापार नहीं कर पाते हैं और इसी का फायदा उठाकर चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बना पड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आपके अनुसार ओरिजिनल चाइना किसे होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें और हाँ, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।